शाहाबाद इलाके में गुटबंदी बहुत चरम पर है पार्टी में, बीजेपी में। जो हिंदुत्व का हार्डलाइन है उस तरफ इशारा कर रहे थे पीएम। प्रधानमंत्री इस बार बहुत सियासी चाल भी चल रहा है। नीतीश कुमार जो है उनके कदम ठहर जाएं। जातीय कार्ड संभल संभल के क्षेत्र वाइज खेलते हैं कि ये तो हमारा एक ही तीर था। ऐसी व्याख्या सासाराम की नहीं हुई थी। एनडीए यहाँ पे अब मजबूत, अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। सुनील पांडे को भी नहीं नकारा जा सकता। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मोदी बिहार आए, क्या मिला, क्या संदेश है, आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, नरेंद्र मोदी बिहार 2 दिन रहे, 29 और 30 लौट गए अब दिल्ली। तो सर, कुल मिला करके 29 तारीख और 30 मई में क्या आपको दिखा कि हाँ मोदी आए तो ऐसे समीकरणों को साध लिए, एनडीए यहाँ पे अब मजबूत, अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, सब चकाचक? देखिए, प्रधानमंत्री का यह दौरा जो था 2 मकसदों से था। एक तो था ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी हुई, और उन्होंने जो मधुबनी में 24 को आए थे, 24 अप्रैल को, तो उन्होंने वहाँ ऐलान किया था, शंखनाद किया था कि हम सिंदूर का बदला लेंगे, पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे आतंकियों को, और उन्होंने कर दिखाया। तो इसका भी संदेश देना था कि मधुबनी में जो मैंने वादा किया बिहार के मधुबनी में, वह पूरा कर लिया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार हुआ है। उन्होंने ऐलान भी कहा न कल भाई कि हमने जो कहा वह पूरा कर दिया। तो कल तो उनका रोड शो था, ये सब का जो उद्घाटन शिलान्यास और ये सब कार्यक्रम था, लेकिन असल जनसभा उन्होंने आज की शाहाबाद इलाके में, विक्रमगंज में उनकी सभा थी, जहाँ से उन्होंने 50,000 करोड़ का जो है सौगात दी, 48,500 करोड़ का। तो बहुत सारे उसमें प्रोजेक्ट हैं। सबसे बड़ा तो है नवीन नगर जो विद्युत परियोजना है, वो सबसे बड़ा। इसके अलावा बहुत सारे और परियोजनाएं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का यह मकसद विकास का पैमाना या विकास का मानचित्र खड़ा करना तो था ही, साथ ही जनता को भी, मतदाताओं को भी, लोगों को भी यह समझाने की जरूरत थी कि अगर विकास चाहिए बिहार को तो एनडीए की सरकार ही कर सकती है, कोई दूसरी सरकार न की। अगर आगे बनती है तो वह भी मुकम्मल तरीके से इस तरह का काम नहीं कर पाएगी जो एनडीए की सरकार कर रही है, मतलब जदयू बीजेपी की जो सरकार है बिहार में वो। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। आज तो उन्होंने विक्रमगंज में खुल के कहा कि हम जो है लोग किसानों की तरक्की की बात करते हैं, हम रेल लाइन बिछाते हैं, तेज गति की ट्रेन चलाते हैं। और पूर्ववर्ती रेल मंत्री जो बिहार के थे, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने, क्या नाम नहीं लिया उन्होंने, क्या किया, रेलवे में नौकरी देने के बहाने गरीबों की जमीन छीन ली। मतलब कहने का उनका, प्रधानमंत्री के जो लब्बो लुआब था वो फिर से लालू प्रसाद पर निशाना साधे, महागठबंधन पर निशाना साधे। इसके पीछे की कहानी भी है, दर्द है, कहानी नहीं, दर्द है, दर्द है। 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद से ही उड़ गए, है ना बीजेपी। देखिए, असल में शाहाबाद इलाके में 4 लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार हो गई, जबकि चारों सीट 2019 में बीजेपी के हाथ में थी। चारों का चारों सीट बीजेपी ने गंवा दिया, और एक सीट काराकाट के जदयू के हिस्से में थी, एनडीए के हिस्से में थी, वह भी गंवा दी। 5 सीट का घाटा हुआ। तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री को इसका दर्द था, इसलिए उन्होंने यहाँ विकास का भी, है ना, सौगातों की भी बौछार लगा दी। साथ ही अपने भाषण में
मुख्य मुद्दा बनाया किसको? नक्सलवाद को, कि पहले यहाँ बंदूक लेकर नक्सलवाद घूमते थे, आज विकास का पैमाना है, लोग देखिए किस तरह से सड़क, बहुत तरह की बातें उन्होंने बताई। तो ये सब बताने के पीछे उनका यही था मकसद कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन यहाँ बना और उसके मतलब क्या कहिए चुनावी वादों जो था, उसमें जो जनता यहाँ की उनके बातों पर विश्वास कर लिया, उनकी बातों पर, उसका फलाफल क्या मिला सर? कि शाहबाद इलाके में जो है, एक तो सरकार नहीं बनी महागठबंधन की, लेकिन जिस पैमाने पर विकास की गति बढ़नी चाहिए थी वह नहीं बढ़ सकी। कहीं न कहीं जब विधायक रहेंगे सत्ता दल के तो ज़्यादा गति से काम होता है, विकास होता है, और विपक्ष का होता है तो कहीं न कहीं ठहराव भी आता है। हालांकि उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही, लेकिन उनका लबो-लुआब यही था कि अगर सत्ता दल के लोग रहेंगे तो तरक्की की रफ्तार तेज होगी। और कारण भी था, देखिए 22 विधानसभा क्षेत्र हैं शाहबाद इलाके में, जिसमें से भाजपा और जदयू मात्र 5 सीट पर जीत पाई। 4 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर जदयू, और आरजेडी को 10 सीट पर, बम्पर सीट पर, कांग्रेस को 4 सीट पर, और अदर्स माले जीती थी 3 सीट पर, उसको भी जीत हासिल हुई। तो कहने का अर्थ है कि 22 में से 5 मतलब 17 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई, जो 75% के आसपास हुआ। इसीलिए प्रधानमंत्री इस बार विधानसभा चुनाव से पहले विक्रमगंज से ही उन्होंने निशाना साधा। किस पर? लालू प्रसाद पर। नक्सलवाद की बातें उभार कर किस पर निशाना साधा? तो वामपंथी दलों पर, है ना, माले पर, और कांग्रेस को भी ले लिए उन्होंने निशाने पर। तो ये सब जो था उनका विशुद्ध चुनावी सभा उनकी थी। हालांकि वह विकास की सौगात जो है ना बांटने आए थे, लेकिन उनका लबो-लुआब यही था कि किस तरह से जनता जागरूक हो, पार्टी के लोग एकजुट रहे। उन्होंने संदेश दिया कल पार्टी के साथ जो बैठक की थी उसमें साफ, कि जो भी विकास के काम हैं एनडीए के, उन तमाम को आम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों के तक इसकी जानकारी दें कि हमने क्या किया, कैसे किया, क्या आगे योजना है। तो ये सब जानकर निर्देश दिया। साथ ही गुटबंदी से भी दूर रहने की सलाह उन्होंने कल दी थी। और आज शाहबाद इलाके में गुटबंदी बहुत चरम पर है पार्टी में, बीजेपी में। इस गुटबंदी को भी समाप्त करने का उन्होंने एक तरह से संदेश कल भी दिया था पार्टी के स्तर पर, तो उसको भी मिटाना होगा। पहले इसका संदेश दिया, उसके बाद वो भाषण देने गया। लेकिन आज जो भीड़ थी वहाँ, जितनी एकजुटता दिखाई पड़ी, नीतीश कुमार भी जमे हुए थे, मुख्यमंत्री, उन्होंने भी भाषण दिया, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी भाषण दिया, चिराग पासवान भी थे, जीतन राम मांझी भी थे। तो ये एनडीए की एकजुटता भी शाहबाद में दिखाई पड़ी। तो इससे भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मकसद में कामयाब रहे। सर 2-3 सवाल हैं मेरे। एक सवाल कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेके कहा कि ये तो हमारा एक ही तीर था, पीएम ने कहा, तो इसके क्या मायने हैं? बिहार में चुनाव है और ये चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। देखिए, बिहार ही नहीं, जहाँ जहाँ अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव होना है, जैसे अभी तो बिहार में है 25 में, 26 में बंगाल में है। तो बंगाल में भी उन्होंने कल पटना आने से पहले उन्होंने बंगाल के पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भी जनसभा संबोधित की। तो वहाँ भी उनका मोटो वही था, ऑपरेशन सिंदूर। इसलिए ममता बनर्जी तिलमिला गई, इसलिए क्या बयान दे दी उल्टा सीधा, बहुत
बड़ा कटाक्ष उन्होंने कर दी थी हाँ, सिंदूर को लेकर। सिंदूर को लेकर, जबकि बंगाल में सिंदूर प्रमुख चीज है। सिंदूर खेला होता है दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा में वहाँ सिंदूर सुहागन की जो है बड़ी पहचान है, प्रतीक। पहचान है, प्रतीक है भी। तो इस पर उन्होंने जो है जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया कल अपने भाषण में, तो आज ममता बनर्जी का बड़ा कटु बयान आया। तो इस तरह से है कि वो तिलमिला रही है वो भी कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया और हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रभक्ति सभी चीजों से ऊपर हो जाती है। अगर यह रहा आलोचना प्रत्यालोचना तो होगी ही, इसको तो होना ही है। जब तक विपक्ष आलोचना नहीं करेगा सत्ता पक्ष सतर्क नहीं होगा। तो ये आलोचना प्रत्यालोचना तो होना ही है, लोकतंत्र की शोभा है। लेकिन तिलमिलाना यह प्रमाणित करता है कि ममता बनर्जी भी भयभीत हो गई हैं। भयभीत हो गई। अच्छा सर, जैसे सासाराम का जिक्र किया उन्होंने और कहा कि सासाराम में देखिए राम है, तो क्या जो हिंदुत्व का हार्डलाइन है उस तरफ इशारा कर रहे थे पीएम? देखिए सासाराम में वो प्रधानमंत्री का तो हिंदुत्व का हार्डलाइन पर चलना ही है। हिंदुत्व जो है एक तरह से प्रधानमंत्री के कर्म की पहचान से बन गई है, इसलिए उन्होंने सासाराम में राम को निकाल लिया। आज तक ऐसी व्याख्या सासाराम की नहीं हुई थी। उन्होंने सासाराम राम को दे दिया कि सासाराम में भी राम। सर, इससे नहीं लगता कि फिर सियासत अलग रुख ले सकती है? अगर बीजेपी हिंदुत्व के हार्ड लाइन पे चले तो नीतीश कुमार जो है उनके कदम ठहर जाए? देखिए, नीतीश कुमार के कदम अब नहीं ठहरेंगे और ठहरने से कोई उनको सियासी लाभ होने वाला भी नहीं, क्योंकि हर कोई उसी लाइन पर चलता है। कोई हार्ड लाइनर होकर चलता है, कोई सॉफ्ट लाइनर होकर चलता है, कोई राजनीतिक तौर तरीके से उस लाइन पर चल रहा है। कांग्रेस भी तो उसी पर चल रही है। कौन पार्टी है जो उस लाइन से किनारे चल रही है? वामपंथी पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो सब किसी न किसी रूप में उस किनारे उसी रास्ते पर चलती है। ठीक है, आलोचना करती है, लेकिन बाद में फिर उसी राह का राही बन जाती है। पश्चिम बंगाल में है ना, दुर्गा पूजा का जुलूस नहीं निकलता था, अब सब निकलती है। अब ममता बनर्जी पैसा भी देती है आयोजन करने के लिए, आई कि नहीं उसी धरने पर, उसी लाइन पर। बिहार में लालू प्रसाद जी अपने पोते का नाम रखते हैं हनुमान जी के नाम पर, तो कौन लाइन पर आया? उसी लाइन पर ना है। अंग्रेज वाला नाम रख देते, अल्टर पल्टर क्या होता है, काहे रखे हनुमान जी का नाम पर? तो ये है जो सनातन संस्कृति है जिसके हम लोग हैं, उसको तो हमको मानना ही पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा। कैसे भुला देंगे? राम को कोई भुला नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने भी याद किया, सासाराम में भी राम। अच्छा सर, एक और बात वहाँ पर कि धन्यवाद ज्ञापन एकदम युवा विधायक को दिया गया, विशाल प्रशांत। इसके कोई मायने हैं? आखिर दिया जाता है हर कार्यक्रम में, लोग कोई ना कोई करते हैं धन्यवाद ज्ञापन। प्रधानमंत्री इस बार बहुत सियासी चाल भी चल रहा है, खास करके जातीय कार्ड संभल के क्षेत्र वाइज खेलते हैं। अब जैसे कल विजय कुमार सिन्हा जी के यहाँ चले गए, ठीक तो सर कटसी मेंटेन है, उप मुख्यमंत्री हैं, चले गए, तो कटसी मेंटेन तो है, ठीक, चले गए। आज जैसे नीतीश कुमार ने भी खेल लिया, सवर्ण आयोग बनाया और उसका अध्यक्ष बना दिए भूमिहार जाति के महाचंद्र प्रसाद सिंह को। तो इधर ई खेलते हैं तो उधर वो भी खेल लेते हैं, भूमिहार खुश हो। और कास्ट को भी खुश कर दिया उन्होंने, राजीव रंजन प्रसाद को बना दिया उपाध्यक्ष। इसी तरह से और लोग हैं, ब्राह्मण को भी रखा गया है सदस्य के तौर पर। तो ये एक जो है आदिवासी के लिए भी बना दिया बिहार सरकार ने, आयोग गठन कर दिया। पश्चिम चंपारण से नरेंद्र कुमार को बना दिया गया उसका अध्यक्ष। कल जो है उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन कर दिया था, गुलाम रसूल बलियाबी को बना दिया। जो गुलाम रसूल बलियाबी कहते थे हम छोड़ देंगे, वक्फ बिल संशोधन वाले से नाराज थे वो। आप नीतीश कुमार को कहते थे कि आप जो है सरकार से वापस हो जाइए, बिल का विरोध कीजिए। नीतीश कुमार जी टस से मस नहीं हुए, अजगर सांप की तरह सोए रहे। आइए अपना जो है, जैसे अजगर सांप देखिएगा कहीं जंगल तंगल में जब सोया रहता है
तो ऊपर चिड़िया जो है चे 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 चिचियाते रहती है। जब थक जाती है तो चिड़िया उड़ के चल जाती है, अजगर अपना सोया रहता है। तो उसी तरह से जब वक्फ बिल आया था, संशोधन पास हो गया संसद से, तो उस समय बलियाबी समेत कई नेता थे, मुस्लिम नेता, जो विरोध कर रहे थे, नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे थे कि आप जो है उसका विरोध कीजिए, बिल का संसद में सरकार पास नहीं होने दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी टस से मस नहीं हुए, अंत में सबको सरेंडर करना पड़ा। अब तो उनको खुश करने के लिए नीतीश कुमार जी बना दिए अल्पसंख्यक आयोग, उसका अध्यक्ष बना दिए उनको। अब बम बम होंगे, बम बम होंगे। सर विशाल प्रशांत वाला और विजय सिन्हा वाला तो कह दिए कि वो भी एक समीकरण साधना था पीएम को। था। अच्छा, तो उन्होंने साथ दिया अपना समीकरण। हाँ। अब विशाल प्रशांत को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, कौन नहीं जानता है विशाल प्रशांत को। विशाल प्रशांत जिनके बेटे हैं सुनील पांडे के, तो सुनील पांडे नाम ही काफी है। विशाल प्रशांत तरारी से विधायक बने हैं बीजेपी के। उपचुनाव में उन्होंने अच्छी मार्जिन से जो है जीत हासिल की, 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जबकि वहाँ प्रशांत किशोर जो है वो सवर्ण को, राजपूत समाज से प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार कर इनकी टांग खिंचाई की थी जबरदस्त। उधर से माले के प्रत्याशी थे, है ना। लेकिन प्रशांत विशाल की जीत से स्वाभाविक है कि भाजपा का हौसला बुलंद हो गया तरारी में। और तरारी से विधायक हैं, युवा हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, उस इलाके में भूमिहारों का वोट है, तो उन्हीं को धन्यवाद ज्ञापन के लिए भेज दिया गया। मतलब इसमें भी समीकरण है। समीकरण, इसी समीकरण को साधने के लिए क्षेत्र में जो है फिर से अब विशाल प्रशांत भी बम बम है, उनके लोग भी बम बम है। कहते हैं कि अब तो टिकटवा पक्का हो गई। हाँ, चूंकि चुनाव है, तुरंत चुनाव है तो टिकटवा पक्का हो गई। जो हो, लेकिन शाहबाद इलाके में सुनील पांडे को भी नहीं नकारा जा सकता, जिसका उपयोग जो है बड़ा सलीके से विक्रमगंज की सभा में भाजपाइयों ने कर लिया। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार आए मोदी तो क्या क्या किए, कौन कौन से समीकरणों को उन्होंने साध लिए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।